ओके, सो ये कुछ डायग्राम लास्ट टाइम डिस्कस किया था. दिस इज एन ESXi होस्ट. इट इज हैविंग मल्टीपल नेटवर्क अडेप्टर्स. ओके, फिजिकल निक, और ईच निक इज कनेक्टेड थ्रू वायर केबल के थ्रू. एक फिजिकल सिस्को स्विच से कनेक्टेड है. ओके, ये अदर सिस्को स्विच है C2 मान लीजिए. C1 रिडंडेंसी के लिए हम अलग अलग निक से कनेक्ट करेंगे फिजिकली. ओके, सो ये जो फिजिकल निक है VM निक 0, इसको आपने यूज किया और इंटरनली आपने एक स्टैंडर्ड स्विच बनाया. बाय डिफॉल्ट एक V-Switch 0 स्टैंडर्ड स्विच बना हुआ मिलेगा, राइट. देन बाय डिफॉल्ट यू विल हैव मैनेजमेंट VM के पोर्ट एंड देन अनदर वर्चुअल मशीन या VM पोर्ट ग्रुप बना हुआ मिलेगा. ये जो दो मैंने डायग्राम बनाए थे, आई आस्क यू कि आप इस तरीके से कुछ लैब में बनाएंगे. एक पोर्ट ग्रुप बनाएंगे जो कि वर्चुअल मशीन के लिए होगा, उसका कुछ नाम दे देंगे, प्रोडक्शन डेव. और एक VM कर्नल के लिए बनाएंगे, V-Motion के लिए. ऐसा कुछ आपको लैब करनी थी, तो मेक श्योर अगर जिसने नहीं किया वो जरूर कर ले. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक. सो एक चीज अभी लास्ट उसमें हमने नहीं करी थी, वी सेंटर से रिलेटेड है. अब वो है. Rafe bhai, sorry to interrupt you. I have one question. In one shot, where we can find it, which interface is connected with this actual switch, the main production switch. Let's suppose कि अगर कोई Cisco का switch है और there are like 6 or 8 NIC is connected. So how we can determine in one shot कि कौन सा interface up है connected with the main switch. I got it. I got it. Let me try to say if I am correct, taking your question rightly. Let me try to show you. So for that, I need to add ESXi host into the vCenter. First, let me see whether I'm able to ping. Yes, 10, 11 both ESX is pinging, vCenter also pinging, OpenFinder also pinging. Right. Let me quickly create data center. तो इसके बाद हम स्विच करेंगे. मीनवाइल इट इज लॉगिंग इन. लेट मी डिस्कस. इसके बाद हमें डिस्कस करना है आज vCenter सर्वर. विंडोज बेस्ड जो हमने डिस्कस किया था उसी का एक लिनक्स बेस्ड जो है अप्लायंस आता है. तो वी विल डिस्कस अबाउट अप्लायंस. व्हाट इज VCSA, vCenter सर्वर अप्लायंस, क्या होता है, कैसे डिप्लॉय करते हैं, उसकी पूरी स्टोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. vCenter सर्वर अप्लायंस. तो अभी तक जो vCenter हमने डिप्लॉय किया था, क्या किया था, विंडोज बेस्ड था, right. I haven't discussed anything about Linux based. Okay, so let me first try to do this lab. आज हम ओपन फाइलर के बारे में भी डिस्कस करेंगे. व्हाट इज ओपन फाइलर, जो कि हमारा शेयर्ड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है इन लैब ओनली. लैब में अगर हमें शेयर्ड स्टोरेज चाहिए तो एक अप्लायंस आता है, एक समझ लो सिस्टम है कि हम बना सकते हैं शेयर्ड स्टोरेज. I have created one data center. My lab is visible to all of you, right? Yes, bhai. Okay. Cluster. Create as SAP. Suppose SAP is my application, so I will create one cluster for SAP related applications. Okay. Next is what I will do. I will add one of the ESXi host. So add host IP 10.10.10.10. Credential will always be root, then admin at 123. Good, it is completed 100%. So this is nice.
तो क्वेश्चन इज मेरे जितने भी फिजिकल निक ESX पे कनेक्टेड हैं वो किस स्विचेस से कनेक्टेड हैं, ये इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी? तो सब कुछ तो नहीं पता चलेगा, एटलीस्ट देखते हैं। नेटवर्किंग में गया मैं, कॉन्फ़िगर में गया, पहले नेटवर्किंग में गया, यहाँ पे फिजिकल अडेप्टर वाला टैब है, जितने भी इस पे निक लगे हुए हैं वो यहाँ शो कर देगा। ठीक है, लेट मी मिनिमाइज इट अ लिटिल बिट। ओके, राइट, ठीक है। तो जब आप इस निक पे चेक करोगे तो वर्चुअली किस स्विच से कनेक्टेड है वो तो यहाँ पता चल गया, फिजिकली भी अभी हम देखेंगे। ये आपका निक है और ये आपका वर्चुअल स्विच है। अगर वर्चुअल स्विच 1 है, दूसरा निक 1 है, तो उससे कनेक्टेड होगा, यहाँ दिखा देगा। तो कौन सा निक किस वर्चुअल स्विच से कनेक्टेड है वो तो यहाँ दिखा देगा। लेकिन आपको देखना है कि इस डायग्राम में जो मैंने यहाँ दिखाया था फिजिकली किससे कनेक्टेड है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो मैं बताता हूँ। ये वाला, तो ये वाली साइड तो आपको पता चल गई, राइट, इधर वाली, कि ये पर्टिकुलर निक किस स्विच से कनेक्टेड है, राइट, ये तो आपको उस वहां पता चल गया। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि ये पर्टिकुलर निक फिजिकली किस स्विच से कनेक्टेड है, किस पोर्ट पे है, पोर्ट आईडी क्या है, इस स्विच का आईपी क्या है, इस स्विच का मॉडल क्या है, कंपनी कौन सी, वेंडर क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब आप इसी निक पे चेक करोगे तो एक आता है यहाँ पे CDP, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इट विल टेल यू, अगर ये ऑप्शन स्विच के एंड से इनेबल है, फिजिकल स्विच में नेटवर्क टीम ने अगर अलाउ कर रखा है तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इस प्रोटोकॉल। अगेन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, मुझसे कई बार पूछा गया है, व्हाट इज CDP? तो आप बोलोगे सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, इट इज अ प्रोटोकॉल by which we can fetch the information of connected physical switch, simple short answer। तो अभी क्योंकि हमारा सब कुछ वर्चुअल है, फिजिकल ESX नहीं है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, और ये प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं है, तो नहीं है, वरना यहाँ से पता चलेगा। अब वन शॉट में कनेक्ट कर सकते हैं, उसका आंसर है नो। वन शॉट में 1 by 1 एक एक निक पे कनेक्ट करना पड़ेगा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। करेक्ट भाई? Yes, and one thing more. Let's suppose कि sometimes the network team is telling us कि it's showing connected from their end, but हमारे यहाँ पे पैकेट नहीं मिल रहा है। Is there any way we can determine it कि like हमारे यहाँ पे पैकेट लॉस है या उनके एंड से पैकेट लॉस है? एक्चुअली वो ट्रबल शूटिंग का पार्ट है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, पैकेट कैप्चर करते हैं, और पैकेट कैप्चर के फिर वायरशार्क टूल आते हैं, टूल के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम, मैक एड्रेस है जो पैकेट गया जाने का है, इनबाउंड की आउटबाउंड, वो ट्रेसिंग करते हैं। वो हाई लेवल की चीज है, हम कभी अगर मौका मिला तो डिस्कस करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक ये अभी हाई तो लेवल। थोड़ा सा ये सब क्योंकि बैटरी कैप्चरिंग के लिए फिर ये एनेबल करना पड़ता है ना इंटरफेस पे, पोर्ट आई का विल क्या टेल यू, आई बोलते हैं विल उसको? टेल यू, दैट इज ऑल कमांड लाइन, सब कुछ कमांड लाइन से करना पड़ेगा। आई हैव डन इट, नो प्रॉब्लम, विल डिस्कस। लेकिन अभी नेटवर्क की क्लास शुरू नहीं हुई ना, तो बस बेसिक किया था। थोड़ा सा मौका मिलेगा तो करेंगे, ऑल्दो इट इज वेरी हाई लेवल, बट विल ट्राई टू टेक इट, उस टाइम रिमाइंड कराइएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, now our focus is what is vCenter Server appliance. Okay, so let me open one diagram which I have shared you guys earlier. फिर भाई सॉरी इसमें जो हम स्विच पे पैकेट कैप्चर करने के लिए प्रोमिस्कस मोड ऑन करते हैं ना, एम आई करेक्ट? करेंगे सब जो चीजें, वायर शार्क पे पैकेट कैप्चर करते हैं, टॉपिक आएगा ना, करेंगे सब चीजें, डिस्कस करेंगे। आई आप थिंक मतलब यही करते हैं। मैं बताऊंगा, तो आप एक काम करिए, ये सब चीजें मुझे व्हाट्सएप पे 1 to 1 डालते रहिए ताकि वो रेडी रहे क्वेश्चन, कल हम मैं डिस्कस करें। सोच रहा था कि मैं आपको पिंग किया था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, परसों मैंने पिंग किया था बट यू वाज बिजी दैट टाइम। हाँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, नो प्रॉब्लम, विल डिस्कस कि सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, नो नो इट्स ओके। गो अहेड। तो एक मैंने वो रेसिपी बताया था, एक मैंने वो बताया था वी सेंटर की रेसिपी करके कुछ बोला था, वाला डायग्राम है किसी के पास? कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं? ओके, आई गॉट इट, लीव इट, आई गॉट इट, लेट मी शेयर हियर, इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ भाई, या ठीक है, तो एक्चुअली वी सेंटर क्या होता है वो तो हमने डिस्कस किया था, जो कि विंडोज बेस्ड था।
अगर अब मैं बात करूं अप्लायंस की, तो वी सेंटर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वी सेंटर कुछ नहीं, एक वीएम थी आपकी, राइट। उसके बाद उस पर आपने एक ओएस डाला था, हमारे केस में हमने क्या डाला था, विंडोज, राइट। देन उस पर हमने एक आईएसओ इंस्टॉल करी थी, किस चीज की, वी सेंटर सर्वर की आईएसओ। देन एम्बेडेड हमने डेटाबेस ले लिया था, एक्सटर्नल भी डाल सकते हैं, ओरेकल या सिक्वल, पोस्टग्रेस हमने लिया था। तो ये चार चीजें जो मिला के बनी थी, क्या बना था ये हमारा, क्या बना था, तो बताएगा, वी सेंटर सर्वर, vCenter server. vCenter server. विंडोज वी सेंटर। वीएमवेयर क्या कहता है, इतना कॉम्प्लेक्स करने की क्या जरूरत है, मेक इट सिंपल। हमारी वेबसाइट पे जाओ, वहां से ये चारों चीजें, एक वीएम प्लस उस पे लिनक्स डाला होगा, ऑब्वियसली विंडोज नहीं होगा, लिनक्स डली हुई होगी, यानी उबंटू, फोटोन, बहुत सारे आते हैं वर्जन, सूजे लिनक्स, कोई भी एक समझ लो, लिनक्स बेस्ड वेरिएंट कोई ओएस हो गया। देन उसमें वी सेंटर भी उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, और सिक्वल पोस्टग्रेस भी इंस्टॉल कर रखा है। सब डाल के वो रेडी करके आपको देंगे, और बस उनकी वेबसाइट पे गए, डाउनलोड किया, और अपने ESX पे या किसी मशीन पे आपने एज अ मशीन, वर्चुअल मशीन उस पर डिप्लॉय किया, एवरीथिंग इज रेडीमेड। ना आपको उसके अलग से ओएस डालना है, ना उस पर vCenter सर्वर की फाइल लगा के उसको इंस्टॉल करना है या डेटा, बस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। क्या करनी होगी, उस पर आईपी वगैरह आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से लगाओगे, क्रेडेंशियल क्या रखना है वो सब करोगे, कहाँ पे इंस्टॉल करना है, होस्ट नेम क्या देना है, वो एनवायरनमेंट कितना बड़ा है, वो मैं भी दिखाता हूँ इसमें। तो अप्लायंस जो vCenter का होगा वो ज्यादा इजी है, एफिशिएंट है, फास्टेस्ट है, या विंडोज बेस्ड vCenter है, कौन सा लग रहा है आपको? Appliance. Appliance. ठीक है, इसलिए क्योंकि उसमें आपको कुछ अलग से विंडोज वगैरह इंस्टॉल नहीं करनी। तो ये एक एडवांटेज हो गई। मैंने कहा कि बस वेबसाइट पे जाओ, जो सा वर्जन चाहिए vCenter का, उसका VCS फाइल डाउनलोड कर लो, इसकी भी आईएसओ फाइल आएगी VCS से, vCenter सर्वर अप्लायंस, क्या है फुल फॉर्म, VCSA, vCenter सर्वर अप्लायंस। ठीक है, तो फंडा क्लियर हुआ। विंडोज बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक कॉम्पैक्ट वर्जन, एकदम रेडीमेड, आपको जो डाउनलोड करना है वो आपको मिल जाएगा अप्लायंस की फॉर्म में। तो अप्लायंस होता ही यही है, बस लेमन लैंग्वेज में अप्लायंस कैसे बोलोगे आप, तो सिर्फ vCenter का नहीं और दूसरी एप्लीकेशन का भी, तो बस वहां पे ये चेंज हो जाएगा। एक VM बनाई होगी उन्होंने, उस पर कोई OS लिनक्स बेस्ड डाला होगा उस पर, यहाँ पे हम डाल रहे हैं सॉफ्टवेयर vCenter का, उन्होंने उसकी अपनी नेटवर्क का कोई अप्लायंस बना रहे हैं तो नेटवर्क से रिलेटेड डाल दिया, मॉनिटरिंग का बना रहे हैं तो बैकअप के भी अप्लायंस आते हैं, बैकअप का डाल दिया। तो जैसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्री बिल्ड एक इमेज दे देंगे, सब कुछ रेडीमेड, डेटाबेस सब कुछ रेडीमेड। और आप क्या करोगे, बस उसको इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करो, आईपी असाइन करो, और रेडी टू यूज फटाक से। तो आपको इतनी एफर्ट, मेहनत, टाइम नहीं लगेगा बैठ के विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो। करेक्ट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नहीं भाई. एक चाहो तो थ्योरी भी देख लो इसके थोड़ा सा। What is vCenter server appliance? Two options are available for installing vCenter. Last time हमने Windows based किया था. Now we are discussing about vCenter server appliance deployment. ठीक है, दोनों ऑप्शन में सब कुछ सेम फीचर मिलेगा। जैसे vCenter रेडी हो गया, अभी मिला है विंडोज बेस्ड जो हमारे सामने है, सेम वैसे ही सब कुछ उसमें भी मिलेगा। ठीक है, it is a pre-configured Linux-based virtual machine optimized for running vCenter server and services. ठीक है, embedded Postgres database भी उसी में मिलेगा सबको, OVF के फॉर्म में मिलेगा आपको। is imported to an ESXi। क्या करें, ESX पे जाके एज ESX पे नॉर्मल मशीन बना, तो ऐसी वो भी एक मशीन की तरह रन होने लगेगा। फिर आप उसको SSO या फिर जो भी आप सिंगल साइन ऑन और एडमिन, ये सब चीजें आप कर सकते हो। बस सिंपल, आप जाके डाउनलोड कर लो। 5 डॉट वर्जन में भी आता था, 6 डॉट में भी है, 6.5 में भी। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि कैसे इसको डिप्लॉय करते हैं। तो अगर विंडोज होगा तो आपको मंथली पैच भी करना होगा। तो ओनली नॉट इंस्टॉलेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट मैनेजमेंट, यानी उसका अब आपकी उसकी लाइफ साइकिल मेंटेन करनी पड़ेगी, रेगुलरली उसको विंडोज पैच अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी आपका। अच्छा, दूसरी बात, आप
विंडोज का लाइसेंस भी मैनेज करते हो, राइट, बट लिनक्स इज ओपन सोर्स, यू नीड नॉट टू परचेज एनी विंडोज लाइसेंस फॉर vCenter। अगर आप अप्लायंस डाल लो तो नो एक्स्ट्रा लाइसेंस, और कॉस्ट भी कम हो रहा है हमारा। अबू भाई तो स्टोरेज भी इसका कम होगा आई थिंक, तब जैसे ओएस को स्टोरेज देना है स्पेस, ऑब्वियसली तो विंडोज ज्यादा लेगा, लिनक्स कम लेगा, ऑब्वियसली। लेकिन एवरीथिंग हैज इट्स डाउन साइड एज वेल। ये एक वेबसाइट है, इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने समझाया है vCenter का क्या फायदा है। ठीक है, vCenter अप्लायंस के प्रोज एंड कॉन्स एंड सॉरी अप्लायंस के प्रोज एंड कॉन्स, देन विंडोज बेस्ड vCenter के प्रोज एंड कॉन्स, ये आप देख सकते हैं डिटेल में। वही है जो मैंने सब चीजें बताई दी हैं, क्विकर टू डिप्लॉय, हार्डवेयर कम चाहिए, एक्स्ट्रा माइक्रोसॉफ्ट एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस नहीं चाहिए, राइट, अप्लायंस के फायदे बता रहे हैं। ठीक है, सिक्योर है ESXi, और सॉरी लिनक्स भी सिक्योर होता है विंडोज के कंपेयर में, ये सब इसके प्रोज हैं, यानी फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ऐसी विंडोज का आप देख लो, इजियर टू ट्रबल शूट। लिनक्स बेस्ड में कमांड लाइन है, आपको ट्रबल शूटिंग में बहुत सारी एडमिन की प्रॉब्लम होती है। विंडोज बेस्ड होता था तो हम सर्विस स्टार्ट कर लेते थे, रजिस्ट्री सेट कर लेते थे। लिनक्स बेस्ड में हमें पता ही नहीं क्या क्या करना है, कमांड लाइन चाहिए। ठीक है, तो ये एक इसका विंडोज का फायदा है, वही इसका नुकसान है। ओके, अच्छा, इसका एक और फायदा ये है, अपडेट मैनेजर अभी डिस्कस नहीं हुआ, बाद में करेंगे। अब VMware अपडेट मैनेजर क्या होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। इसके फायदे क्या है, फॉर लार्ज एनवायरनमेंट यू नीड एन एक्स्ट्रा डेटाबेस। ठीक है, इसमें ऑप्शन है आपके पास एक्सटर्नल डेटाबेस, विंडोज बेस में। अप्लायंस बेस में आप एक्सटर्नल नहीं सिलेक्ट कर सकते, एम्बेडेड ही यूज करोगे, क्योंकि हर चीज प्री बिल्ड आती है ना, ऑब्वियसली, राइट, सब कुछ तो प्री बिल्ड दे रहे हैं, डेटाबेस प्री बिल्ड है। ओके, इफ यू गो फॉर फिजिकल मोड हार्डवेयर नीडेड मोर कॉस्ट, विंडोज का ये डाउन साइड बता रहे हैं कि ज्यादा हार्ड चाहिए आपको। और जो अप्लायंस बेस्ड है वो आप फिजिकल सर्वर पे नहीं डाल सकते, क्योंकि वो VM ही की फॉर्म में आएगा। लेकिन विंडोज बेस्ड आप किसी विंडोज फिजिकल सर्वर पे विंडोज डालो, उस पर vCenter डालो, काम हो सकता है। तो ये हार्डवेयर पे अगर डाल रहे हो तो कॉस्टली पड़ेगा, और ये एक रनिंग अपने करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी एज अ VM रन कर सकते हो। सिक्योरिटी के इश्यूज आ जाएंगे विंडोज में, इसमें सिक्योरिटी के कम है। जैसे आपको पता, विंडोज में कई बार अटैक, मिलेशियस अटैक हो चुके हैं, ये सब फायदे। डिप्लॉयमेंट मे बी इजी बट इट डेफिनेटली टेक्स लॉन्गर टू इंस्टॉल। हमने विंडोज इंस्टॉल किया था, तो विंडोज क्योंकि कंफर्टेबल है, लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं, तो इसको इजी बोल रहे हैं, बट इट विल रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट, बट इन VCS से। तो ओवरऑल आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई कि विंडोज बेस्ड में क्या फायदे और नुकसान है, और अप्लायंस बेस्ड में फायदे और नुकसान क्या है। अगर आपको डाउनलोड करना है VCSA, जो भी वर्जन है 6.7 डाउनलोड, सिंपल इतना सा लिखो, VMware की साइट पे जाएगा, लॉगिन करोगे, अपनी आईडी बना लेना सब लोग, वहां पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड वर्जन सेलेक्ट कर लो आप। ठीक है, 5.0 से लेके 7.0 तक। सर्वर, ठीक है, तो उस वेबसाइट, इनकी वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि विंडोज तो हमने देखा था और इंस्टॉल किया था, और बहुत लोगों ने लैब में खुद से भी इंस्टॉल किया था ना, इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। और टू बी ऑनेस्ट 7.0 के बाद तो यही चल रहा है, इन्होंने फिर बीच में विंडोज बेस्ड ऑप्शन बंद ही कर दिया। अब 7.0 के बाद से आपको vCenter जो वर्जन है ओनली अप्लायंस बेस्ड आ रहा है, विंडोज का ऑप्शन बंद कर दिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके डिप्लॉयमेंट की। डिप्लॉय VCSA, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, masteringvmware.com, गेट यूज्ड टू इट। ठीक है, तो अभी हम डायग्राम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जब आप इसकी फाइल डाउनलोड कर लोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी ISO फाइल को किसी भी अपने सिस्टम पे इसको माउंट करो। जैसे हमने विंडोज बेस्ड vCenter की फाइल को माउंट किया था ना, कहीं भी माउंट कर लो। माउंट करने के बाद इंस्टॉलर फाइल आएगी, उस पर क्लिक करो तो आपके पास ये सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे HTML में, वेब के फॉर्म में। इंस्टॉल पे क्लिक करो, देन ये
9 स्टेप फॉलो करेगा ये, ठीक है। डिप्लॉय अप्लायंस पे सिलेक्ट करो, देन एक्सेप्ट करके नेक्स्ट, देन फिर वही पूछेगा एम्बेडेड करना है पीएससी या फिर एक्सटर्नल पीएससी करना है। तो एक क्वेश्चन बनता है, विंडोज बेस में हमारे पास दोनों ऑप्शन था, वी कैन यूज एम्बेडेड पीएससी और एक्सटर्नल पीएससी। मुझे लगता है अब ये याद हो गया होगा, अब तो इसका दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एम्बेडेड पीएससी या एक्सटर्नल पीएससी। सिमिलरली वी कैन डिप्लॉय एन अप्लायंस एज वेल, इधर एम्बेडेड मोड और एक्सटर्नल मोड, इसमें भी ऑप्शन है। देखो सेम वही डायग्राम बना हुआ, अगर आप इसको देखो तो इसमें वही बना हुआ है कि एक ही मशीन पे दोनों रन हो रहा है, या एक्सटर्नल पीएससी करने पे क्या है, पीएससी अलग वीएम पे जाएगा और अप्लायंस सॉरी विंडोज जो सर्विसेज है सब कुछ है वो एक अलग वीएम पे, तो दो वीएम पे जाएगा एक्सटर्नल अगर पीएससी सिलेक्ट करते हैं तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास। मॉडल चूज कर लिया, नेक्स्ट वो पूछेगा कि टारगेट बताओ, यानी किस जगह इंस्टॉल करना है ये, क्योंकि एज अ मशीन रन होगी तो आपको उस ESX या वी सेंटर जो ऑलरेडी आपका होगा जहाँ पे कि एज अ मशीन आप डालोगे वीएम, उस ESX का आईपी और क्रेडेंशियल दे दोगे, वहां जाके एज अ मशीन ये इंस्टॉल हो जाएगी। वीएम का नाम दे दो, पासवर्ड सेट कर दो कुछ इसका रूट, ठीक है। ये स्टेप्स हैं VCS से डिप्लॉयमेंट करने का, आप लोग करके देख सकते हैं। फिर डेटा स्टोर सेलेक्ट करना होगा, देन अगेन मैंने बोला ना आईपी वगैरह असाइन कर दो, क्या आईपी देना है इस अप्लायंस को, ठीक है। देन रेडी टू कंप्लीट फिनिश, और ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इंस्टॉल हो गया ये। थोड़ा सा अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कॉन्फ़िगरेशन जैसे विंडोज में भी हमने करी थी। क्या करी थी, फर्स्ट स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये आ जाएगा सेकेंड स्टेप पे। अब सेकेंड स्टेप में कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं है, आपको एनटीपी की आईपी डालनी है, देन एसएसओ जो हमने एक डोमेन की बात करी थी, याद है सबको, vsphere.local के नाम से, राइट। इसी तरीके से इसमें भी आएगा, तो डोमेन का नाम आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर रहेगा जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, फिर उसका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये सब छोड़ दो, नेक्स्ट, देन फिनिश, आपका वी सेंटर रेडी, और आप इस तरीके से कनेक्ट कर लोगे वी सेंटर सर्वर को। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल, लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत इजी है इसका डिप्लॉयमेंट। एक मैं इसका वो दिखा देता हूँ डेमो 4 मिनट का। I share this link. ऑडियो भी आ रही है क्या? आ रही है, धीरे धीमी आ रही है, टेबल नहीं है। Select your system as a not have an existing vSphere environment, you'll need to deploy it directly to a host, or if you do have an existing environment, you'll want to put. ठीक है, तो ये यहाँ पे ESX का आईपी डाल देंगे, यहाँ क्रेडेंशियल डाल देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब आ जाएगा ये क्या नाम रखना है उस वीएम का जो आप बना रहे हो, पासवर्ड डाल देंगे। फिर एक ये ऑप्शन देता है कि आप जो इन्वायरमेंट बना रहे हो उसका साइज क्या रखोगे, टाइनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो इसमें रिकमेंडेशन दिए, अगर आप लार्ज इन्वायरमेंट के लिए करोगे तो आप देखो उसके सीपीयू काउंट और मेमोरी, जो जो नई वीएम बन रही है एज अ वीएम बनी बनाई जो है, जो एज अ वीएम डिप्लॉय होगी, उसका साइज अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपके इन्वायरमेंट में 100 वीएम है, सिर्फ आपको 100 वीएम सिर्फ बनानी है, तो आप क्या यूज करोगे, टाइनी। अगर आपके इन्वायरमेंट में लेट्स से 1000 वीएम है ये, तब आप लार्ज स्मॉल वाला सिलेक्ट करोगे। और 4000 वीएम्स अगर आपको चलानी है इस वी सेंटर पे तो आप क्या करोगे, मीडियम। इसी तरीके से 35000 है तो एक्स्ट्रा लार्ज। उसी हिसाब से इस मशीन का साइज डिफाइन होगा रैम, सीपीयू और स्टोरेज का। तो जनरली 1000 के अंदर होता है एक वी सेंटर पे, तो हम क्या ले लेंगे डिफॉल्ट, लार्ज। ठीक है, अब इस पे आईपी वगैरह दे देंगे।
अब ये नेक्स्ट सेटअप वाला काम शुरू होगा, पहले इंस्टॉलेशन अब सेटअप। ये है न्यू एसएसओ डोमेन। फिनिश। अब ये कनेक्ट कर देना, जो आपने डिप्लॉय किया उसको कनेक्ट कर। ये तो पता ही है, लास्ट टाइम में देखा था कैसे कनेक्ट करना है वेब क्लाइंट के थ्रू vCenter आईपी डाल के। ठीक है, ये तो VCS से क्या होता है, क्या बेनिफिट है, व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाट इज द कॉन्स, नुकसान क्या है इसके कंपेयर टू विंडोज, ये आपको क्लियर होना चाहिए। हाउ टू डिप्लॉय इट हमने देख लिया स्टेप बाय स्टेप, बाकी कर लेंगे। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन शूट आउट। लास्ट हमने यहाँ तक किया था, एक VM बनाई थी, स्विच देखा था, VC0 पोर्ट बनाई थी उस पर। ठीक है, व्हाट आर टू टाइप ऑफ पोर्ट ग्रुप ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। हाउ टू इनेबल vMotion ऑन अ मैनेजमेंट पोर्ट, एक ये लैब है। तो लेट्स सी हमारे ES6 जो ऐड हुआ है उसमें स्विच की क्या डिटेल है। ये मेरा स्विच और बाय डिफॉल्ट ये दो है। कौन मुझे गाइड करेगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक VM टाइप का पोर्ट ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, अभी तो दो है, एक मैनेजमेंट है VM कर्नल वाला और एक VM वाला पोर्ट ग्रुप। मैं एक तीसरा VM टाइप का पोर्ट ग्रुप बनाना है मुझे, और उसका नाम रखना है यहाँ पे प्रोडक्शन, इट इज फॉर वर्चुअल मशीन। क्विकली कौन मुझे गाइड करेगा वेयर टू क्लिक? edit एडिट, add networking. add networking. 1 second, give me a once. ये एक्चुअली हाइड हो जाता है ना जूम का, तो फिर मिलता नहीं जल्दी। ओके फाइन, नाउ फाइन, ठीक है। नाउ टेल मी क्या करना है, तो पता है, क्लियर है। एक पोर्ट ग्रुप बनाना है VM नेटवर्क के लिए, उसका प्रोडक्शन नाम रखना है। कौन बताएगा कहाँ पे क्लिक करो? ऐड नेटवर्किंग। ओके, ऐड नेटवर्किंग। नेक्स्ट Virtual machines. Virtual machine group. वर्चुअल मशीन पोर्ट ग्रुप। ठीक है, ये वाला क्यों नहीं ले रहे, फर्स्ट वाला? It is for It is for EXIC and vSphere motions के लिए कर्नल वाला। ठीक है, वो जब हमें ES6 से रिलेटेड कोई फंक्शनलिटी होगी तब सिलेक्ट करेंगे, अभी हम मशीन के लिए बना रहे हैं। अब VC0 पे ही बना रहे हैं, तो नेक्स्ट फिर इसका नाम मैंने क्या बोलता, प्रोडक्शन। ओके, विलेन आईडी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, दे सकते हो आप, देना चाहो तो डिस्कस। नेक्स्ट फिनिश। अभी यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो कितने बन जाएंगे यहाँ पे? 3. 3 आ गया। गुड, सब नेटवर्क चैंपियन हो गए VMware के। वर्चुअल स्विच तो एटलीस्ट मैनेज कर ही लेते हैं आप, स्टैंडर्ड वाला। नया पोर्ट बना सकते हैं। भी प्रोडक्शन में आपको बहुत रेयर मौका मिलेगा, ऐसे रिक्वायरमेंट आई तो आपने बनाया। ठीक है, ऑल राइट। तो हमें क्या देखना था, vMotion कैसे इनेबल करना है। जो हमारी लैब थी उसमें एक जानना चाह रहे थे सेकंड क्लास में, ये है 10, टॉपिक नंबर 10 जो यहाँ लिखा हुआ है, हाउ टू इनेबल vMotion ऑन अ मैनेजमेंट पोर्ट, हाउ टू लाइव माइग्रेट VM फ्रॉम वन ES6 टू अनदर। वो तो एक अलग चीज है, पहले हम vMotion कैसे इनेबल करेंगे तो जानते हैं। तो vMotion VM से रिलेटेड है या ES6 से रिलेटेड? ES6 की सर्विस है, राइट? तो क्या करें फिर, एडिट में जाएंगे, देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्या, गाइड करें कहाँ पे आएगा ऑप्शन?
conceptually. vMotion की सर्विस इनेबल करनी है। ये लास्ट टाइम इस पे डिस्कशन हुआ था कि इसे टिक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा, याद है? vMotion तो क्लियर है ना सबको? व्हाट इज vMotion? लाइक हाँ, पोर्ट बनाते समय देखे थे हम, एडिंग पोर्ट। हाँ, तो एक्चुअली आप क्या कह रहे हो कि जब हमारे पास दो ESX होंगे और आपको एक वर्चुअल मशीन दूसरे पे ESX पे, एक ESX से दूसरे ESX पे अगर लाइव माइग्रेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं vMotion का नेटवर्क डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, vMotion नेटवर्क डिफाइन करना पड़ेगा, वो सर्विस इनेबल करनी पड़ेगी जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर के जरिए, उस पर्टिकुलर पोर्ट के जरिए आपका vMotion का ट्रैफिक जाएगा। मशीन को जब माइग्रेट करते हैं तो मशीन का ट्रैफिक जाता है। अभी vMotion पे और डिटेल में डिस्कशन आ रहा है अभी आगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि vMotion का एक नेटवर्क इनेबल करना पड़ता है तभी vMotion काम करता है। अच्छा, ये एरर लास्ट टाइम भी आई थी। डेटा स्टोर को पहले रीनेम कर लेते हैं फिर ट्राई करते हैं। प्रोडक्शन में भी अगर डेटा स्टोर को रीनेम करें तो कोई इम्पैक्ट है सीमा भाई? सॉरी, क्या कह रहे हैं? रीनेम करने से डाटा स्टोर नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं। वो आपकी वो मर्जी, कुछ भी नाम रख। सेंटर लेवल, ये सेंटर लेवल पे करता है ना वो, एक्चुअल थोड़ी ना NAN नंबर चेंज कर रहा है। करेक्ट। लेकिन बट अगर वो क्लस्टर में है तो थोड़ा सा, मतलब ये अगर डाटा स्टोर क्लस्टर है तो उसमें भी नाम चेंज हो जाता है। तो बेस्ट रिकमेंडेड तो ये है कि सोच समझ के ही नाम रखना चाहिए। और अगर डाटा स्टोर क्लस्टर बना रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली तो सेम ही साइज के होते हैं सारे। करेंगे उस पर भी डिटेल। ओके, तो अभी हम क्या देख रहे थे कि vMotion की जो सर्विस है मैनेजमेंट वाले उस पर जाके हमें कैसे इनेबल करनी, कहाँ ये ऑप्शन आएगा। तो जो भी आप VM कर्नल अडेप्टर बनाते हो ना, जैसे मैं अभी एक बना के दिखाता हूँ फिर से। एक वर्चुअल स्विच है, हमने एक वर्चुअल मशीन के लिए तो बना दिया, अब मैं vMotion का जो ट्रैफिक है उसके लिए कोड बना रहा हूँ। तो सेम ऑप्शन ऐड नेटवर्किंग, अब की बार ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि vMotion के लिए क्या लिखा हुआ है, आपको VM कर्नल बनाना पड़ेगा, VM कर्नल अडेप्टर, VM वाला नहीं, VM कर्नल। ओके, इसी पे बनाना है v60। ओके, नेक्स्ट। ये पूछ रहा है भाई इसका नाम क्या है, तो मैं बोलूंगा भाई इसका नाम रख दो vMotion। ठीक है, अब क्योंकि आपको vMotion के लिए बना रहे हो तो इसको vMotion इस सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा, तभी ये vMotion के काम आएगा ये वाला पोर्ट। लेट्स सी, मैं सपोज कि मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस सिर्फ बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बन गया VM कर्नल, किस चीज के लिए बन गया? vMotion के लिए। ठीक है, ये बन गया। तो अब मैनेजमेंट वाले में गया मैं, तो ये जो पोर्ट है, सेटिंग में गया मैं, ये जो पोर्ट है ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए रखा है मैंने, इस पे और कुछ नहीं चला रहा हूँ मैं। लेकिन ये जो है VMK1, ये वाला जो अडेप्टर है, इस पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, vMotion का ट्रैफिक फ्लो कराना चाह रहा हूँ उसके थ्रू का, तो मुझे टिक मार्क करना पड़ेगा vMotion। तो नाउ यू हैव ऑप्शन की जो ESX का मैनेजमेंट का IP का ट्रैफिक है वो इस पर्टिकुलर पोर्ट से जाएगा, और जो मशीन जब माइग्रेट होती है उसमें एक vMotion का ट्रैफिक जो फ्लो होता है एक ESX दूसरे ESX में, वो इस पर्टिकुलर पोर्ट से जाएगा। अगेन यू हैव बोथ द ऑप्शन, या तो आप इसी से ही दोनों को फ्लो करा लो, नो प्रॉब्लम, सेम पोर्ट को आई विल यूज इट फॉर बोथ मैनेजमेंट एज वेल एज vMotion। ओके, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन VMware के हिसाब से कि इसको अलग रखो आप। तो vMotion में यहाँ से फ्लो कराऊंगा तो यहाँ पे vMotion की सर्विस और यहाँ पे मैनेजमेंट की, दोनों सेपरेट।
कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन vMotion को लेके एंड हाउ टू इनेबल हमने देख लिया। अब vMotion के बाद एक नया टर्म आ रहा है जो मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ इस क्लास में, इस svMotion या स्टोरेज vMotion। आज हम इसमें डिफरेंस समझेंगे। अब वो वी मोशन और मैनेजमेंट एक ही में करेंगे तो क्या डिसएडवांटेज? इसको आप बहुत लेमेल में अगर समझाऊं सिंपल लैंग्वेज में, तो आप ऐसे समझ लिए कि एक रोड है, आप कह रहे हो कि साइकिल भी के लिए भी रोड ही यूज करेंगे और बाइक के लिए भी रोड सेम रोड यूज करेंगे, हम कोई डिवाइडर नहीं बना रहे, कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं बना रहे। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि दोनों ट्रैफिक, एक दोनों तरह के व्हीकल जो है, एक स्लो व्हीकल है, एक फास्ट स्पीडिंग व्हीकल है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बहुत सिंपल लेवल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप डेडिकेटेड रखोगे तो अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट के ट्रैफिक को फिर वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो vMotion और svMotion, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया कि दोनों को अलग क्यों रिकमेंडेड है, एक में ही क्यों नहीं चलाते। ठीक है, या मैं यहाँ पे ड्रॉ करके समझाऊँ। फॉर एग्जाम्पल आपका ये VSS है, अब हम बिगर पिक्चर देख रहे हैं। VSS मतलब V स्विच 0 यानी स्टैंडर्ड स्विच, VMware स्टैंडर्ड स्विच जिसका नाम है V स्विच 0। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या बना हुआ था, M फॉर मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या बना था, वर्चुअल मशीन का पोर्ट ग्रुप। ठीक है, ये दो तो बाय डिफॉल्ट बना हुआ था। इधर मेरा निक कनेक्टेड था, NIC निक, PM-NIC 0 कह लो, कनेक्टेड है। ठीक है, ये डिफॉल्ट मैनेजमेंट का बना हुआ था। और ये मैंने अभी क्या बनाया तीसरा, इसका मैंने क्या नाम दिया, प्रोडक्शन पोर्ट, प्रोडक्शन मोड बनाया था। और एक और चौथा क्या बनाया था, वी मोशन। vMotion के लिए बनाया था पोर्ट, VMOTION। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए। अब अगर आपके जो ESX का ट्रैफिक है वो भी इसी के थ्रू फ्लो हो, प्लस आपका vMotion का जो ट्रैफिक है वो भी इसके थ्रू फ्लो हो, तो दोनों का फ्रेम जो है वो एक ही पोर्ट से फ्लो करेगा, तो इश्यूज आ सकते हैं, ESX डिस्कनेक्ट हो सकता है अगर ज्यादा लोड हो गया तो। इसीलिए VMware कहता है कि एक काम करो, मैनेजमेंट का ट्रैफिक अलग पोर्ट आईडी से फ्लो करो और vMotion का ट्रैफिक अलग पोर्ट आईडी से, तो सेग्रीगेशन हो जाएगी। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है। ठीक है, ये है कहानी, इसलिए हम सेग्रीगेट करके रखते हैं। ठीक है वो। Okay, now next we will move vMotion and svMotion. तो vMotion तो आप लोग को मालूम है, मैं लेकिन फिर से एक बार बना देता हूँ। एक छोटा सा ESX बनाएंगे हम 1 और दूसरा बनाएंगे ESX 2। एक चीज और, vMotion या svMotion कुछ भी करना हो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि जो स्टोरेज है ना, ये मैंने एक स्टोरेज बना दिया फॉर एग्जांपल डेटा स्टोरेज, वो शेयर्ड होना चाहिए। शेयर्ड मतलब साइमल्टेनियसली दोनों ESX उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये ESX 1 है, ये ESX 2 है, और मेरा फॉर एग्जांपल DS यानी डेटा स्टोर यानी स्टोरेज जो डिवाइस लगा हुआ है DS 1 है, डेटा स्टोर 1 है। वर्चुअल मशीन की जो मैंने फाइल्स टाइप बताई थी, VMX फाइल, VMDK फाइल, पूरा फोल्डर था ना वर्चुअल मशीन का अलग अलग, तो वो सब एक्चुअली में स्टोर्ड कहाँ पे जाके होती है, इस डेटा स्टोर पे। डेटा स्टोर पे जाके एक्चुअली स्टोर होती है वर्चुअल मशीन की फाइल। अगर वो आप डिलीट कर दोगे मशीन डिलीट हो जाएगी आपके एनवायरनमेंट से, प्रोडक्शन आउटेज हो जाएगी, सारी फाइल डिलीट कर दोगे तो शेयर्ड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। शेयर्ड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि द सेम स्टोरेज डिवाइस और रन और डेटा स्टोर एनीथिंग शुड बी एक्सेसिबल टू बोथ द ESX, और अगर मल्टीपल ESX है, फॉर एग्जांपल 3 है, तो इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ द ESX IOs इन द क्लस्टर। ये है शेयर्ड स्टोरेज का कंसेप्ट। कैसे क्या है स्टोरेज का एक डिटेल वो क्लास आएगी तो उसमें हम HBA,
डब्ल्यू एन डब्ल्यू पी एन, वो सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि एक साथ ये रीड राइट कर सकते हैं, ये भी रीराइट कर सकता है, रीड कर सकता है, ये भी रीराइट कर सकता है, ये वाला ES6 भी अपना कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसा स्टोरेज चाहिए जो कि शेयर्ड हो, शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल ES6 साइमल्टेनियसली। ठीक, ओके। तो वी मोशन में क्या होगा, हालांकि वर्चुअल मशीन की फाइल की जो कॉपी है वो सेव तो डेटा स्टोर पे, लेकिन एक्चुअली रजिस्टर और रनिंग कहाँ पे होगी, किसी एक ES6 पे एक टाइम पे चलेगी। एक वर्चुअल मशीन एक टाइम पे सिर्फ एक ES6 पे रन हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे सिंपल नोट पैड में आप कुछ लिख रहे हो, सिंपल अपने सिस्टम है, तो नोट पैड में जो भी आप टाइप कर रहे हो, जब तक आपने Ctrl+S नहीं किया या सेव नहीं किया, तो नोट पैड में जो भी लिखा है आपने वो आपके रैम में रन होता है जब तक सिस्टम ऑन है। अगर आप सेव नहीं किया नोट पैड में कुछ लिखने के बाद और लाइट चली गई या सिस्टम बंद कर दिया, तो वो लॉस हो जाएगा, सेव नहीं किया तो। क्या फर्क है, रनिंग कॉपी जो सेव होती है वो रैम में होती है, रैम CPU में, और डेटा स्टोर में क्या होता है, यानी आपकी हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क में एक्चुअली स्टोर होता है, जब रन होता है तो रैम में, लेकिन एक्चुअल स्टोरेज क्योंकि सिस्टम आप ऑन करते हो, अगर सेव किया था तो वापस मिल जाएगा। गिव मी 1 मिनट। आई एम बैक, ओके। तो अभी हम शेयर्ड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। VM की रनिंग कॉपी रहेगी हमारी ES6 की रैम और CPU में रन जो हो रही होगी, VM जब पावर ऑन होगी, और जो उसकी फाइल्स हैं एसोसिएटेड फाइल, स्टोरेज एक्चुअल स्टोरेज का होगा डेटा स्टोर में। इसमें मैंने एग्जांपल बताया, नोट पैड में आप कुछ लिख रहे हो, अगर सेव नहीं किया, स्विच ऑफ कर दिया, तो वो रैम का डेटा चला जाएगा, जो भी आपने ABC या कुछ भी लिखा था वो कंटेंट नहीं मिलेगा। हाँ, जब आप उसे सेव कर दोगे, क्लोज कर दोगे, तो वो डेटा स्टोर में चला जाएगा रैम में से। फिर आप सिस्टम ऑफ कर दो, दोबारा नोट पैड खोलो, तो आपको ऑन करने के बाद सिस्टम में वापस मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि अब वो एक्चुअल परमानेंट स्टोरेज में चला गया था। रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वो जब तक रनिंग है दिखेगा, वरना फिर गायब हो जाएगा। इसी तरीके से डेटा स्टोर में जो फाइल VMs की सेव होती है वो आपको ES6 शटडाउन भी हो जाए तो भी आपको मिल जाएगी। इसमें किसी को अभी कोई कंफ्यूजन हो तो सवाल पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये मैं वी मोशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वी मोशन में होगा क्या, डेटा स्टोर तो सेम रहेगा, जहाँ पे मशीन की फाइल सेव थी रहेगी, बस आप क्या करोगे, इसकी रनिंग कॉपी यहाँ से उठा के दूसरे ES6 पे लाइव माइग्रेट कर दोगे। इस ES6 से हट के दूसरे ES6 पे चली जाएगी। वी मोशन इसी को कहते हैं, लाइव माइग्रेशन को। आप बैकएंड पे क्या चेंज करते हो, ES6 चेंज करते हो, डेटा स्टोर अभी भी सेम रहेगा, वो VM की जो सेव कॉपी है वो सेम डेटा स्टोर में रहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, वी मोशन। ठीक है, जब वी मोशन करते हैं तो क्या होता है, चेंज ऑफ ES6। ES6 1 से आपने क्या किया, ES6 2 पे मशीन को माइग्रेट कर दिया। ठीक है, और क्या चीज सेम रही यहाँ पे, DS1 था वो वही रहा, डेटा स्टोर 1 था 1 ही रहा। अब मैं बनाने जा रहा हूँ स्टोरेज वी मोशन क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझेंगे। अगर वो समझ में आ गया वी मोशन, तो बिल्कुल उससे रिलेट कर पाएंगे, बहुत आसान। स्टोरेज वी मोशन क्या होता है, सेम आपने ES6 1 बनाया, दो चाहिए मिनिमम, दो ES6 चाहिए क्लस्टर, ES6 2 बनाया। अब की बार मैं क्या करूंगा, डेटा स्टोर 2 बना दूंगा, डेटा स्टोर 1, थोड़ा ड्राइंग मेरी खराब है तो बियर विद मी, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, बस सर्कुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये है मेरा डेटा स्टोर 2
ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना तो सारी चीजें आगे आसानी होगी, वरना परेशानी होगी। ये डेटा स्टोर 1, ये डेटा स्टोर 2। ये वाला ESX भी इसको एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है साइमल्टेनियसली। यही कॉन्सेप्ट है शेयर्ड का। ESX 1 भी डेटा स्टोर को डेटा स्टोर 2 को एक्सेस कर सकता है और ये भी कर सकता है। दोनों के बीच में ये शेयर्ड है। मेरा ESX 1 है, ये ESX 2 है। हम बात कर रहे हैं VM1 की, जो कि रन कहाँ पे हो रही है, ESX 1 पे, लेकिन फिजिकली सेव मैंने कहाँ पे कर रखी है उसको, DS1 पे। उसकी सारी कॉपी फाइल्स कहाँ पे सेव है, डेटा स्टोर 1। रन कहाँ हो रहा है, ESX 1 पे रजिस्टर्ड है, वहां पर रन है। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये तो vMotion था, अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज स्टोरेज vMotion, या शॉर्ट में SVMotion। तो दोनों चीज लाइव है, यानी आउटेज नहीं होगी, इम्पैक्ट नहीं होगी, यूजर को कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसमें आप क्या चेंज करोगे, आप कुछ भी नहीं, सीधे मशीन को इस डेटा स्टोर 1 से उठाओगे और इसको ले जाके डेटा स्टोर 2 पे माइग्रेट कर दोगे। डेटा स्टोर 2 पे माइग्रेट कर दोगे लाइव, यानी बैकएंड पे स्टोरेज चेंज कर दोगे आप, लेकिन मशीन का जो ESX है वो सेम रहेगा। यानी मशीन जो है ESX 1 पे ही रन होगी, बैकएंड पे डेटा स्टोर चेंज कर दिया। कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब बात की चीज है। अभी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे करेंगे, हम अपनी लैब में भी करेंगे, vMotion SVMotion दोनों करके देखेंगे। तो अभी फंडा समझ रहे हैं, why do we do it, how do we do it, why it is required to migrate, ये एक अलग क्वेश्चन है, इस पर बात करेंगे अभी, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल समझना है। ये है आपका SVMotion। तो इसमें फर्क क्या आया, चेंज ऑफ किस चीज का हुआ, चेंज ऑफ डेटा स्टोर, Database. नो नॉट डेटाबेस, डेटा स्टोर यानी स्टोरेज। डेटा Okay. स्टोर 1 से आपने कहाँ पे माइग्रेट करी मशीन, डेटा स्टोर 2 पे। और सेम क्या रहा इसमें हमारा, ESX। हाँ ESX वो 1 था, अभी भी 1। अब अगर vMotion या SVMotion का मैं नाम लूं तो किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये vMotion की कहानी है, ये SVMotion की कहानी। अभी आपको कोई डाउट हो तो आस्क करें। तो दोनों में नेटवर्क ट्रैफिक के लिए ही करते हैं राफे भाई, VMs माइग्रेट। नहीं, अभी यहाँ नेटवर्क से कुछ लेना देना नहीं है। अभी यहाँ से नेटवर्क की कोई कहानी नहीं है फिलहाल। अभी ये सब माइग्रेशन है, मशीन वर्चुअल रनिंग कॉपी आपने उठा के एक फिजिकल हार्डवेयर डब्बे से ESX जिस पे था वहां से उठा के दूसरे पे माइग्रेट कर दिया। यहाँ पे क्या किया, एक पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस था, वहां से उसकी कॉपी उठाई और दूसरी जगह माइग्रेट कर दी लाइव। यूजर को पता नहीं चलेगा, देयर विल बी नो आउटेज, नो इम्पैक्ट। राफे भाई, अगर डेटा उस पे कुछ VM पे राइट हो रहा हो तो क्या उसके परफॉर्मेंस पे या स्पीड पे कुछ फर्क आएगा? नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप कुछ भी राइट करते रहिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी मशीन जो है एक जगह से दूसरी जगह चली गई। ओके, थैंक यू। तो ये पूरा फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट ने डिस्कस किया, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है शेयर्ड स्टोरेज। आगे चले, क्लियर है? कोई और क्वेश्चन? भाई ने एक क्वेश्चन डाला है यार, डिफरेंस बिटवीन डाटा स्टोर एंड डाटा स्टोरेज। Database and data store. Abhay, somebody asked in chat that what is the difference between database and data store. I think are separate. डेटाबेस एंड डेटा स्टोर, ठीक है। डेटा स्टोर तो सिंपल स्टोरेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके सिस्टम में, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा पीसी देखो, ये लैपटॉप देखो, इसमें क्या है, इसमें स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है। मैं गया पीसी में, ये ड्राइव्स है एक्चुअली, राइट?
और ड्राइव्स की और ज्यादा मुझे डिटेल देखनी है तो मैं एक बार जाऊंगा कमांड में cmd डिस्क सॉरी mgmt.msc। ठीक है, तो विंडोज उसको कहता है कि मेरे सिस्टम पे 2 ड्राइव्स हैं, यानी स्टोरेज लगा हुआ है 2, उसको एज अ ड्राइव फॉर्मेट कर दिया। ये खुल गया आपके सामने, सी ड्राइव ऑफ 100 GB, ठीक है, कैपेसिटी, एंड डी ड्राइव इज ऑफ 800 GB, ठीक है, जिसका 489 GB यूज हो गया। तो विंडोज क्या कहता है कि जो भी आप लॉजिकल ड्राइव या पार्टीशन या डिस्क बनाओगे तो उसको मैं बोलूंगा हार्ड डिस्क या वर्चुअल ड्राइव या वर्चुअल डिस्क या हार्ड डिस्क या वर्चुअल हार्ड डिस्क, व्हाटएवर वो ये नाम देना चाहता है विंडोज ने ये नाम दे रखा है। ओके, सिमिलरली ESX कहता है कि मैं जो है अपने स्टोरेज के जो भी लॉजिकल जो प्रेजेंटेशन है मैं उसका नाम डेटा स्टोर बोलूंगा। वो मैं दिखा देता हूँ। ESX पे गए, आपने क्लिक किया, कॉन्फ़िगर पे गए, लास्ट टाइम नेटवर्किंग में गए थे, अब की बार स्टोरेज अडेप्टर और स्टोरेज डिवाइसेस में जाएंगे। ये आ गया आपके सामने डेटा स्टोर। तो ये क्या है, इसकी कैपेसिटी है कितनी है, 32 GB अप्रॉक्स, फ्री कितना है 31 GB। तो ये ESX से जो कनेक्टेड है उसको डेटा स्टोर बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस जिसको आप फॉर्मेट कर रहे होते हैं। कैसे करना है डेटा स्टोर, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या चीजें हैं, वो हमें करना है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो डेटा स्टोर तो ये हो गया। और डेटाबेस तो एक अपने आप में एक माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट हो गया, सिक्वल का माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल हो गया। ऐसी डेटाबेस के लिए वो क्या बोलते हैं, पोस्टग्रेस एक हमने देखा डेटाबेस, वो तो अपना इनपुट आउटपुट क्वेरीज हो गई, एक पूरा मैनेजमेंट हो गया, डेटाबेस टेबल हो गया, डेटाबेस क्वेरीज हो गई, तो वो तो एक अलग पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज है। डेटाबेस जो है ना पूरा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये तो स्टोरेज से रिलेटेड है, दोनों में बहुत फर्क है, कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग चीज है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम अपने ESX में स्टोरेज को, डेटा बेस या डेटा स्टोर, डेटा स्टोर। डेटा स्टोर। डेटा को स्टोर करने की जगह को डेटा स्टोर याद हो जाना चाहिए। जो लोग बिल्कुल नॉन टेक्निकल हैं उनको तो रट लेना चाहिए। डेटा स्टोर, स्टोर करने की जगह, डेटा स्टोर करने की जगह को डेटा स्टोर, सिंपल नाम है। ठीक है, तो ये हमने पूरा V मोशन और SV मोशन का फंडामेंटल बेसिक समझने की कोशिश करी। अभी भी किसी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क मी। इसीलिए मैंने लिखा हाउ टू लाइव माइग्रेट अ VM, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं हाउ टू V मोशन अ VM फ्रॉम वन ESX टू अनदर ESX। ये नहीं लिखा कि फ्रॉम वन डेटा स्टोर टू अनदर। हाँ, जब SC मोशन लिखा तब मैंने क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम वन डेटा स्टोर टू अनदर डेटा। ठीक है, इसलिए क्लियर हो जाएगा। और कोई कंफ्यूजन हो अगर V मोशन SC मोशन में तो अभी क्लियर कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट एक चीज और डिस्कस करनी है जो मैं बोल रहा था, ओपन फाइलर। ओपन फाइलर
Give me a moment. Open Finder. अच्छा सा डायग्राम था वो मैं थोड़ा भूल गया। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना, ड्रॉ किया हुआ है? हाँ यस भाई। ये मैंने नहीं किया, किसी ने अपने ब्लॉग पे किया था, लेकिन बहुत अच्छा ड्रॉ करके इमेज डाला हुआ है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। जैसे अभी आपने शेयर्ड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है और हमारे लैब इन्वायरमेंट में क्या होता है वो हम समझेंगे अभी। ठीक है, तो पहले मैं एक ड्रॉ करता हूँ रियल वर्ल्ड में कैसे आप शेयर्ड स्टोरेज पॉसिबल कराते हो। ठीक है, अगेन वही ESX, और इसमें एक जैसे नेटवर्क अडेप्टर लगा था ना, ऐसे एक HB अडेप्टर होता है, हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे क्या होता है HBA, होस्ट बस अडेप्टर। HB अडेप्टर वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। HB अडेप्टर स्टोरेज ट्रैफिक के लिए HB अडेप्टर होता है, वो कनेक्टेड होता है। और ये आपका केबल है, स्टोरेज वाली केबल है। अलग अलग टाइप के स्टोरेज है, वो iSCSI है, फाइबर है, NFS है, वो एक स्टोरेज की PPT है, डिस्कशन उस पर करेंगे तो सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी फॉर एग्जांपल ये अगर फाइबर ऑप्टिक केबल लगी हुई है, HB अडेप्टर लगा हुआ है, फाइबर ऑप्टिक सपोर्टेड ESX पे फिजिकली, तो मैं फिजिकली इस केबल को लेके जाके एक फिजिकल स्विच, स्टोरेज स्विच या फैब्रिक स्विच बोल रहे इसे, जो स्टोरेज से रिलेटेड जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए डिवाइस यूज होता है उसको फैब्रिक कहते हैं, फैब्रिक स्विच कहते हैं, स्टोरेज स्विच कह लो। ठीक है, मैं फैब्रिक स्विच कह लेता हूँ इसको, समझ लो फैब्रिक स्विच है, ये फिजिकल फैब्रिक स्विच है। इसकी पोर्ट पे आके यहाँ कनेक्ट हो गए, ये वायर है, कुछ नहीं है, केबल समझ लो, एक केबल आई, ये हमारा ESX। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, रियल वर्ल्ड की। ये ESX है, HB अडेप्टर लगा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ तो वो याद हो जाएगा। HB अडेप्टर, हर HB अडेप्टर का अपना एक यूनिक WWN, जैसे कि हर एक फिजिकल निक का क्या होता है यूनिक, कोई बता सकता है? यूनिक, तो अभी मैक एड्रेस। इसी तरह HBA का क्या होता है, एक यूनिक वर्ल्ड वाइड नंबर। इंटू क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड व्हाट इज WWN, L1 L2 से तो पूछ ही लेते हैं, तो एक हार्ड कोडेड WWN नंबर होता है HBA का, उसके थ्रू हमारी केबल कनेक्टेड है। और ये जो केबल है HBA पे जो कनेक्टेड है, जाके पोर्ट पे लग रही है किसके, स्विच के। ये भी एक स्विच है, फैब्रिक स्विच, जो कि स्टोरेज का है। नेटवर्क का स्विच अलग था ना, नेटवर्क के लिए सिस्को के अलग स्विचेस थे, ये अलग है। और ये फिर जाके आपका स्टोरेज बॉक्स या स्टोरेज यूनिट से लगा हुआ होता है, इसको सैन भी बोलते हैं। हाँ, इसको भी सैन स्विच बोल सकते हैं, ये सैन बॉक्स है, स्विच अलग और सैन डिवाइस अलग। सैन डिवाइस कुछ नहीं होता, इसमें स्टोरेज प्रोसेसर्स लगे होते हैं। ठीक है, स्टोरेज प्रोसेसर एक स्मॉल कंप्यूटर होता है, पूरा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये पेटाबाइट, टेराबाइट, मल्टीपल डिस्क लगी होती है इसमें, लाइन से खूब सारी डिस्क लगी होती है, 1 TB की, 2 TB की, मल्टीपल डिस्क लगी है। फॉर एग्जांपल 20 डिस्क लगी हुई है पूरी, इसमें स्लॉट्स होते हैं, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो वो सारी डिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट होती है, डुअल होती है रिडंडेंसी के लिए, कि अगर एक यूनिट फूक गया तो दूसरे से काम चले। तो ये स्विच जो है वहां जाके केबल के थ्रू उस स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट होगा। तो ये जो आपका सैन है जहाँ डिस्क लगी है, वहां से स्टोरेज आपको मिलेगा और वो आपके ESX पे प्रेजेंट हो जाएगा। ट्रैफिक ऐसे फ्लो करेगा फ्रॉम ESX टू HBA, फ्रॉम HBA टू पोर्ट ऑफ द सैन स्विच या फैब्रिक स्विच, and then it will again connect through cable to the storage processing या port of the SAN। और SAN में क्या होता है, मल्टीपल डिस्क होती है, क्योंकि टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, बहुत सारे साइज की बड़ी बड़ी साइज होती है। तो ये पूरा
प्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब ये जो यूनिट है ना अपने आप में 10, 20, 25 लाख, 50 लाख की आती है, डिपेंड ऑन साइज, कितनी डिस्क है, कितनी बड़ी है, कितनी फास्ट है, किस टाइप की डिस्क है, लोकल डिस्क है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी ड्राइव कॉस्टली होती है, क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, साइज कितना है, टेराबाइट, पेटाबाइट और कितना है, सब उस पर डिपेंड करता है। तो मिनिमम 10 लाख रुपीज का डिवाइस है ये रहा। देन अगेन इट इज ऑल्सो कॉस्टली डिवाइस एंड स्विच, ठीक है। देन ये केबल भी अपने आप में बहुत महंगी आती है। देन एचबी डिवाइस भी अपने आप में 10-20 हजार रुपए का आता है। देन योर हार्डवेयर ये सब है। तो ये प्रोडक्शन का जो खर्चा है ना, वो तो हम लैब में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लैब में क्या करें, कैसे शेयर्ड स्टोरेज लेके आए, क्योंकि एक दूसरा E6 भी ऐसी होगा, उसका भी एचबी होगा, वो भी जाएगा, वो किसी हो सकता है और सेंस उससे कनेक्टेड हो, वो फिर इसमें जाके लगेगा। तो ऐसे पूरी कहानी है। तभी आपको शेयर्ड स्टोरेज यहाँ से मिलेगा कि एक साथ ये E6 भी सेम स्टोरेज पे एक्सेस कर रहा होगा और दूसरा वाला E6 भी जाके दूसरे उसी सेम स्टोरेज पे एक्सेस कर रहा होगा। तो ये शेयर्ड स्टोरेज का फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में प्रोडक्शन में ऐसे काम करता है। और डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए इतना है। तो ये है कॉन्सेप्ट शेयर्ड स्टोरेज का रियल वर्ल्ड में। लेकिन क्योंकि ये हम बेयर नहीं कर सकते कॉस्ट, तो हमें शेयर्ड स्टोरेज कैसे चाहिए, मतलब कैसे बना सकते हैं लैब में, उसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, आपने वर्क स्टेशन तो डाल रखा है हमने, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 टेराबाइट का मेरा ये लैपटॉप है, इसमें मैंने विंडोज डाला हुआ है, मशीन है उसमें मैंने वर्क स्टेशन डाला हुआ है। ये तो आपको पता ही है, टाइप 2 हाइपरवाइजर होता है। यहाँ तक तो क्लियर है पिक्चर सबको, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उस पर एक ESX1 डाला, ESX2 डाला और एक ओपन फाइलर फॉर एग्जांपल डाल दिया। या VM2 पे फॉर एग्जांपल ओपन फाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, एक लिनक्स बेस्ड अप्लायंस आता है स्टोरेज का, उस पर डिप्लॉय कर दिया। तो VM1, VM2, VM3 दो ESX हो गया, एक ओपन फाइलर हो गया। तो वर्क स्टेशन पे ही मैं डाला, तो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्योंकि ये लिनक्स बेस्ड है तो इस फॉर्म में आएगा, ये कमांड लाइन फॉर्म में लॉग इन कर सकता हूँ मैं, रूट admin@123, फिर अपना होस्ट नेम, ये सब चीज़ें हैं, IF कंट्री देख सकते हो आप, स्काइप पे। तो ये क्या है, ओपन फाइलर एक मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर आप इसको एक्सेस करना है GUI के थ्रू, तो आप इसको IP जो दिया है उसको आप ब्राउजर में डालो और /446 डालो। क्या डालो, ओपन फाइलर को जो IP दिया वो :446, ये डाल के जब आप एंटर करोगे तो आपका ये GUI कंसोल खुल जाएगा, किस चीज का, ओपन फाइलर का। तो जो स्टोरेज टीम होती है प्रोडक्शन में, स्टोरेज टीम मैनेज करती है ये सब चीज, हम नहीं करते, ठीक है, वो मैनेज करती है। तो स्टोरेज टीम क्या करेगी, हमें स्टोरेज टीम क्या करेगी, वो हमें स्टोरेज प्रोविजन करके देती है, जो मैंने डायग्राम रियल वर्ल्ड का बनाया था। अब हम लैब में क्या करेंगे, ये मशीन है, उसको वर्क स्टेशन है, उसमें मैंने ओपन फाइलर डाल दिया, वहां से हम मल्टीपल लन एलोकेट करेंगे ESX को, तो वो दोनों ESX को अवेलेबल करा देंगे, तो वो शेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये करेंगे हम लैब में। तो ओपन फाइलर एक ऐसा डिवाइस है जो एज अ सैंड बॉक्स या स्टोरेज डिवाइस की तरह ट्रीट होगा हमारा यहाँ पे लैब में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे हम मल्टीपल स्टोरेज लोकेट कर सकते हैं ESX को, और मल्टीपल ESX को एक साथ शेयर करा सकते हैं। फिर अपना ESX पे मशीन चल रही है, वो डेटा स्टोर पे सेव होगी और फिर हम लाइव माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये पूरा डायग्राम था शेयर्ड स्टोरेज का। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, एनी कंफ्यूजन? ये लैब का पूरा सेटअप है, कैसे हमें बनाना है, ठीक है। ये हमारा रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन में हम ऐसे बनाते हैं, हार्डवेयर परचेज करके लाते हैं स्टोरेज के लिए अलग से।
तो इसका डायग्राम के लिंक मैं डाल देता हूँ समझने के लिए, तो ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ओके, अगेन ये मेरा सिस्टम है, उसमें मैंने वर्क स्टेशन डाल रखा है, उसमें मैंने एक ओपन फाइलर डाल दिया, उसके थ्रू हम जो मैं अभी कंसोल दिखा रहा था, जीयूआई कंसोल ब्राउजर के थ्रू ओपन करेंगे, वहां से कैसे क्या करेंगे वो पूरा स्टेप है इसका कि कॉन्फ़िगर कैसे करना है। अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि ओपन फाइलर है, तो ये एक इन्होंने बताया स्टेप बाय स्टेप, ऐसे दिख रहा था राइट, याद है आपको ऐसे दिख रहा था ना कंसोल इसका ओपन फाइलर का जी। तो जब ये आएगा आपका कंसोल, उसके बाद फिर आप लॉगिन करोगे तो आपको इस तरीके से क्रेडेंशियल मांगेगा। बाय डिफॉल्ट ओपन फाइलर और पासवर्ड इसका पासवर्ड होता है। इस तरीके से कंसोल हमें दिख गया था वर्कस्टेशन में, राइट। फिर आपको क्या करना है, इन्होंने पूरे स्टेप दिए लैब बनाने के लिए, कैसे आप दोनों ESX पे, ये जो मैं समझा रहा था शेयर्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कि दोनों ESX पे सेम स्टोरेज को कैसे शेयर कराना है, ये ओपन फाइलर के थ्रू हम करा सकते हैं। उसी का पूरा स्टेप है, उसी का पूरा ये स्टेप है। ठीक है, आज तो टाइम नहीं मिलेगा पूरा करने का, 10-15 मिनट लगते हैं इसमें पूरा करने में, करेंगे ये, नहीं तो मैं खुद करके रिकॉर्डेड उसकी वीडियो भेज दूंगा कि कैसे हमने इसको फॉलो किया। तो ये पूरा फॉलो करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टू बी ऑनेस्ट, प्रोडक्शन में जब आप जाओगे, जब एज ए VMware एडमिन काम करोगे, तो ये जो स्टोरेज एलोकेशन का काम है ना, इस पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस को इस ESX पे मैप कराना है, विजिबल कराना है, ये सब बैकएंड से जो स्टोरेज का काम है वो सारा स्टोरेज टीम करके देती है। बस हम स्कैन करेंगे, यहाँ से ESX पे आ जाते हैं, यहाँ स्कैन करेंगे और हमें विजिबल हो जाएगा, राइट क्लिक और हम डेटा स्टोर बना देंगे। ये रहा, यहाँ से हमारा काम शुरू होगा। ऐड स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, तो हाउ टू क्रिएट डेटा स्टोर ये करके फिर हम समझेंगे, अगली क्लास में कोशिश करेंगे हम एक डेटा स्टोर बना के देखें। ये नेक्स्ट साइज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ तक का स्टोरेज टीम करके देते, लेकिन क्योंकि हम लैब बना रहे हैं तो लैब हमें खुद यहाँ पे बनाना है। ठीक है, ये स्टेप्स हैं पूरे, तो आप कर लोगे ना बहुत मजा आएगा लैब में करोगे। ये है इसका कंसोल, सारा ऑप्शन यहाँ से आता है। कोई कंफ्यूजन? ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्या ये? कोई आवाज नहीं आ रही? नहीं भाई, एक बार लैब कर लेंगे तो पता चल जाएगा कैसा है क्या है बोल के। तो अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ भाई। तो आज थोड़ा सा आगे की चीजें हमने देखी, जिसमें vMotion, svMotion, शेयर्ड स्टोरेज, vMotion कैसे बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के पोर्ट कैसे बना सकते हैं, ये सब चीज़ हमने डिस्कस करी। आज ओपन फाइलर और लैब का कॉन्सेप्ट समझा, और शेयर्ड स्टोरेज का प्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट समझा, हमने जानने की कोशिश करी आज। इसका फाइल भी मिलता है भाई, ओपन फाइलर का फाइल ISO फाइल सेम रहता है क्या ESX के जैसा ही है? You can सेटिंग्स download, वगैरह yes, you can download, अब गूगल पे लिखोगे कि डाउनलोड ISO ऑफ ओपन फाइलर या ओपन फाइलर लिख के पाएगा। मैंने यहाँ पे इसीलिए डाल रखा है। ये ओके भाई। डी के अंदर, ISO के अंदर मैंने सेव कर रखा है। ये अबू भाई एक क्वेश्चन डाले है, LUN is used to connect the shared storage with our VM. भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी,
लेट मी रिपीट. सो the question ये है, LUN is used to connect the shared storage with our VM. तो लॉजिकल यूनिट नंबर या फिर स्टोरेज डिवाइस या LUN में हमारी स्टोरेज टीम एलोकेट करती है, तो ESX पे हमें विजिबल होता है, उसका हम डेटा स्टोर बनाते हैं. तो बेसिकली वो LUN जो है हम ESX पे मैप करवाते हैं और फिर ESX पे ही डेटा स्टोर बनाते हैं. एक जवाब तो इसका ये है. किस पे करते हैं? ESX पे. डेटा स्टोर कहाँ पे बनाते हैं? ESX पे. इतना तो याद हो जाना चाहिए. यस, देयर इज एन ऑप्शन जो RDM का कॉन्सेप्ट है. इस चीज का RDM, ये आगे आएगा, रॉ डिवाइस मैपिंग, RDM. वहां पे मैप तो ESX पे ही होगा. LUN या स्टोरेज या डिवाइस स्टोरेज मैपिंग तो ESX पे होगी, लेकिन डेटा स्टोर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, VM पे विजिबल करा देंगे. VM एज उसे डिस्क यूज कर लेंगे, वो करेंगे, आगे करेंगे. तो इसके दोनों जवाब है. और कोई क्वेश्चन? इस पर डाल देता हूँ. ठीक है. तो जिन लोगों ने लैब नहीं की है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि हर अगली वीक में आपका टास्क डबल हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा. तो जितना आप पेंडिंग करोगे ना लैब को कि चलो नेक्स्ट वीक कर लेंगे, इस वीक टाइम नहीं मिल रहा, तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी. फिर आपको बैठ के ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा. पिछली भी करोगे उसमें टाइम लगेगा, और हर वीक में लैब मिलती रहेगी और अब ज़्यादा टाइम वाली आएंगी. पहले तो सिर्फ सिंपल राइट क्लिक, क्रिएट डेटा स्टोर, सॉरी क्रिएट डेटा सेंटर और क्रिएट क्लस्टर था. अब तो इसको पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ना, तो टाइम लग सकता है. तो इसीलिए आप लोग पेंडिंग ना करें, हर वीक पे इससे पहले निपटा दें. एक्चुअली आसानी भी होती है समझने में. अगर करके आओगे क्लास का पिछला वाला सब कुछ, तो आपको ही आसानी होगी अगली क्लास का समझने में. शेयर्ड स्टोरेज के कॉन्सेप्ट में मुझे लगता है मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की कि कैसे हम मैप करते हैं और लैब में हम ये कैसे अचीव करते हैं. ठीक है. तो अगली क्लास में जब हमारे पास शेयर्ड स्टोरेज होगा, तो अभी आपको, अगर आप vCenter पे जाओगे, ESX पे जाओगे और डेटा स्टोर पे जाओगे, तो अभी क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ एक ही डेटा स्टोर दिख रहा है. अभी सिर्फ आपको एक ही डेटा स्टोर दिख रहा है. तो यहाँ पे हम एक शेयर डेटा स्टोर 1 बनाएंगे, एक शेयर डेटा स्टोर 2 बनाएंगे. एटलीस्ट 2 शेयर डेटा स्टोर बनाएंगे ताकि हम SV मोशन का भी प्रैक्टिकल कर सकें. SV मोशन के लिए यानी स्टोरेज मोशन के लिए कितने डेटा स्टोर चाहिए मिनिमम? 2 चाहिए, राइट. तो हम 2 डेटा स्टोर बनाएंगे मिनिमम यूजिंग ओपन फाइलर. मैप करेंगे और 2 यहाँ पे डेटा स्टोर बना के देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. लेकिन मेक श्योर कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो, थोड़ा सा एक बार देख लो पूरा, तभी आपको समझ में आएगा. क्योंकि अगर क्लास में सिर्फ ओपन फाइलर से हम बनाने बैठ गए, धीमी है. सॉरी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है आपकी. आवाज नहीं आ रही है. हाँ, बैटरी लो भी हो गई मेरी थोड़ा सा आज. सुबह से डिस्कशन कर रहा हूँ लोगों से अलग अलग. कोई बात नहीं. ओके. तो ये है कहानी कि आपको पूरा बना के कोशिश करना है, समझ के आना है. ठीक है. ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग और फिर हम कुछ कैजुअल डिस्कशन करेंगे.